नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी आईक्यू में। ये है हमारी एथिक्स के स्टडीज की वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग आपके जीएस मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 4 में जो खंड ख है, जिसमें कि आपसे केस स्टडीज पूछे जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। 125 मार्क्स के आसपास आएगा कि कम से कम 80 नंबर तो लाने ही लाने हैं फ्रेंड्स इस वाले पार्ट में, ताकि आपका ओवरऑल जीएस मेन पेपर 4 में स्कोर 130 140 के आसपास हो, तभी आपकी रैंक अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इतना टारगेट आपको हमेशा ही लेकर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछली क्लास में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से बात की थी कैसे पेन आप चूज करेंगे अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आप लोग उसके ऊपर अमल करें और जल्दी से जल्दी अपने लिए पेन को चूज कर लीजिए। पेन चूज करने में लेट मत करिएगा। एक बार जो पेन चूज कर लिया, उसे ही आपको हर जगह लिखना है, उसे ही आपको हर बार लिखना है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पेन आपके हाथों पे आसानी से फिट हो जाए। ठीक, एनीवेज फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आइए आगे चलते हैं। ये आपकी 80वीं कक्षा है। ये हम लोग सीएसवी 2019 से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आइए हम लोग आपके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया था। ठीक, आइए। इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी, मतलब आज के प्रजातंत्र में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मतलब एक विचार है, एक आपका राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक आपका परमानेंट यानी कि चिरस्थायी कार्यपालिका होती है। इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी फॉर्म्स द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल क्लियर कट है ये बात कि जनता ने भाई जिसको चुना वो लोग मंत्री बन गए, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। बाकी जो एग्जाम देकर आया वो ब्यूरोक्रेट है, वो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसी डिसीजंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूट दिस। सही बात है, मंत्री मंत्रालय वगैरह नीति निर्देश जारी करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को आदेश होता है कि इस नीति को लागू करो, इस स्कीम को चलाओ, इस योजना को कार्यबद्ध करो, वगैरह वगैरह। In the initial decades after independence, the relationship between permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect, and cooperation without encroaching upon each other's domain. तो आजादी के कुछ दशकों बाद तक जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका, और जो आपकी चिरस्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही, अफसरशाही, इन दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे थे। आपस में एक दूसरे से समझदारी भी थी, इज्जत भी करते थे, मिलजुल कर काम भी करते थे, और कभी भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये बात बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ऐसा था भी एक्चुअली। आपको याद होगा सरदार पटेल ने क्या बोला था कि भाई सिविल सर्विसेज मॉडर्न डे के चाहिए, जिसमें कि फ्रीडम हो, अभिव्यक्ति की आजादी की होनी चाहिए। मतलब सिविल सर्वेंट्स अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। सरदार पटेल ने एक बार अपने सेक्रेटरी को बुला के बोला था कि अगर आप फाइल पे अपने आइडियाज नहीं लिखेंगे तो मैं आपको हटा दूंगा, किसी और को लगा दूंगा, आपको सिर्फ सिग्नेचर करने को नहीं रखा मैंने। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स द सिचुएशन हैज चेंज्ड। लेकिन ये जो स्थिति है ये आगे आने वाले दशकों बिल्कुल बदल गई। कैसे? There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. राजनीतिक कार्यपालिका प्रेशर डालती है चिरस्थायी कार्यपालिका पे कि हम जो बोल रहे हैं वही करो। रिस्पेक्ट फॉर एप्रिसिएशन ऑफ अपराइट ब्यूरोक्रेट्स हैज डिक्लाइंड। जो ईमानदार अफसरशाही होगा, जो ईमानदार नौकर होगा, जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट होगा, ईमानदार आईएएस होगा वगैरह, जैसे लोगों के लिए इज्जत अब कम हो गई है। There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfers, posting, etc. अब जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो हर दिन के छोटे मोटे इशू, जैसे किसी अफसर की ट्रांसफर करना है, कहीं कहाँ पे उसको पोस्ट करना का, चीजों में भी इन्वॉल्व होने लगे, मतलब हस्तक्षेप करने लगे हैं। किस अफसर को कहाँ पोस्ट करना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, ये सब चीजों में अब राजनीतिक कार्यपालिका भी घुसने लगी। जबकि ये सारा सब का सब पहले चिरस्थायी कार्यपालिका यानी कि ब्यूरोक्रेसी के पास में था। अंडर दिस scenario, there is a definitive trend towards politicization of bureaucracy. नौकरशाही का राजनीतिकरण हो रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है सभी लोगों को। The rising materialism and acquisitiveness in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both permanent and political executive. जो भौतिकतावाद का उदय हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, उसकी वजह से भी जो नैतिक मूल्य हैं चिरस्थायी कार्यपालिका के और राजनीतिक कार्यपालिका के, इनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है।
तो सवाल ये कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस। मतलब अफसरशाही के या नौकरशाही के जो राजनीतिकरण हो रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या परिणाम निकलेंगे, इसके बारे में डिस्कस कीजिए 250 शब्दों में। तो फ्रेंड्स, आपको एक केस स्टडी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। केस स्टडी बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल केस स्टडी तो है भी नहीं है। ये सिंपली ये कह रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो रहा है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, जरा इस बारे में डिस्कस करिए। और थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट किया है इस क्वेश्चन में, कैसे कि आजादी के बाद पहले सब कुछ ठीक था, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेशर डालता है, ईमानदार अफसरों के लिए इज्जत घट गई है, छोटे मोटे मैटर जैसे किसको कहाँ ट्रांसफर करना, किसको कहाँ पोस्टिंग करना, ऐसे मैटर्स में भी अब राजनीतिक कार्यपालिका घुस रही है। ऐसा होता भी है फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज से कुछ टाइम पहले, अभी तो बीजेपी सरकार है, इसके पहले जब सपा बसपा 5-5 साल के लिए आते थे, तो जब सपा आए तो बसपा के सारे अफसरों का ट्रांसफर कर दे और अपने लोगों को बिठा दे, जब बसपा आए तो इसका उल्टा कर दे। तो पनिशमेंट पोस्टिंग और प्लम पोस्टिंग के बीच में सभी लोगों को झुलाया जा रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम काफी टाइम से बढ़ते आ रही है, प्रॉब्लम काफी टाइम से बनती आ रही है। प्लस इस क्वेश्चन के एक लाइन को देखिएगा, द राइजिंग मटेरियलिज्म एंड एक्विजिटिवनेस इन सोशल लाइफ, मतलब भौतिकतावाद का जो पहचान बढ़ा है हमारे सामाजिक जीवन में, उसकी वजह से भी नैतिक मूल्यों पर बहुत खराब असर पड़ा है। ये बात भी सही है, मतलब कल्यूसिव करप्शन होता है। देखिए, करप्शन के पीछे लोगों की क्या मंशा होती है, पैसे बनाना, और क्या मंशा है। अब 2G स्कैम जो हुआ वो कैसे हुआ, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन प्लस बिजनेसमैन के नेक्सस से हुआ। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का एसए पेपर देखेंगे तो 1994 में एक एसए बहुत अच्छा टॉपिक आया था, उस टॉपिक का नाम था कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन इज अ फेटल ट्रायंगल। ये आपका एसए का टॉपिक आया था 1994 में। फ्रेंड्स, आप लोग एसए वगैरह की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। मैं तो आपका एथिक्स का कोर्स ही भी डील कर रहा हूँ, लेकिन एसए की भी प्रैक्टिस करिएगा, खासकर एसए में आपको एथिक्स से बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये टॉपिक आया था आपको 1994 में। तो अगर आप इसमें बिजनेसमैन को हटा रहे थे तो भी देखिए, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में कल्यूसिव करप्शन तो होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब अमीर बनना चाहते हैं। क्यों अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में मटेरियलिज्म का भाव बढ़ा है, हम लोग मटेरियल हैप्पीनेस ज्यादा खोजते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, एसेट्स, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ चाहिए, ना कि जनता की सेवा करने की भाव चाहिए। एनीवेज फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का, इसके क्या क्या असर होंगे। आइए फ्रेंड, लोग शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन का 1 लाइन समरी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इसका 1 लाइन समरी ये है कि यू हैव टू डिस्क्राइब impact of you have to describe impacts of politicization of bureaucracy। आपको बताना है कि अफसरशाही के राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम होंगे। इसमें आपको लगता है कोई पॉजिटिव परिणाम भी होगा क्या? बहुत रेयर है, और उसको इंक्लूड भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव परिणाम अगर होगा भी तो एक्सेप्शन होगा, वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही होते हैं। कुछ लोग मेरे से डिस्कस कर भी रहे थे कि सर इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता क्या? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर होगा भी ना तो वो एक्सेप्शनल होगा, उसको आप यहाँ आंसर में लिख नहीं सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये अपने आप में नेगेटिव टर्म, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। संविधान में या हमारे सिस्टम में, हमारे प्रजातंत्र में कहीं भी नहीं सोचा गया था कि ऐसा होगा कि अफसरशाही का राजनीतिकरण होगा या फिर राजनीति का अफसरशाहीकरण होगा। दोनों ही चीजें गलत हैं। तो इसमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलता भी है तो एक्सेप्शन होगा, कहीं भारत के किसी हिस्से में कुछ हो गया होगा, ओवरऑल नेगेटिव ही होगा। ठीक, एक तो ये हो गया। प्लस यहाँ पे आप की वैल्यूज क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, आपको किन किन मूल्यों का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो हो जाएगा आपका ड्यूटी एथिक्स, किसका? पॉलिटिशियंस का भी और ब्यूरोक्रेट्स का भी, दोनों का। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रलिटी, आपका यहाँ पे हो जाएगा लीगल, मोरल, रैशनल ब्यूरोक्रेसी। आपको यहाँ पे होना चाहिए मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी।
इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा भी दिमाग बहुत तेज भागने लगता है, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा टर्म्स पता होते हैं। आपको भी पता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही टर्म्स याद आने लगते हैं। ब्यूरोक्रेटिक, एनोनिमिटी, अच्छा न्यूट्रलिटी है तो ये भी लिखिए आप, नॉन पार्टीशनशिप भी लिखिए आप, यहाँ पे नॉन पार्टीशनशिप भी लिखिए, ठीक है। उसके अलावा आप लिखिए यहाँ पे, देखिए जो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं उनको भी आप जिक्र करेंगे। फाउंडेशनल वैल्यूज का भी आप जिक्र कर सकते हैं। आप यहाँ बात कर सकते हैं नॉन एडवर्सरियल एडवाइस के बारे में। आप यहाँ बात कर सकते हैं सरदार पटेल ने जो कहा था, मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज, मॉडर्न डे इंडिया, फ्रीडम टू स्पीक इट्स माइंड, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ बात कर सकते हैं, और बताइए और क्या आता है आपके माइंड में, वेबेरियन मॉडल के बारे में, जो कि एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ओबीडियंस और हायरार्की के ऊपर टिका हुआ है, ठीक। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ठीक। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं मेरे दिमाग में आती है कि मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। एनीवेज, व्हाट अबाउट फिलोसफीज, आप किन किन फिलोसफीज का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए फिलोसफीज यहाँ पे ज्यादा है नहीं आपके पास, थैंक्स थैंक्स टू गॉड, यहाँ पे ज्यादा फिलोसफी है नहीं आपके पास, नहीं तो मैं यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट लिखने वाला था। लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो ड्यूटी एथिक्स के बारे में बात तो कर ही सकते हैं, जो कि आपका कांट के बारे में, कि भाई ड्यूटी है उसको फॉलो करिए। यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट यहाँ पे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, एक्सेप्ट ये कि भाई जनता की सेवा करना धर्म है, कर्तव्य है, ब्यूरोक्रेसी का भी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी, ताकि जनता में सोशल जस्टिस हो सके, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, जनता का भरोसा बना के रखिए, पब्लिक ट्रस्ट बना के रखिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको आप किसी तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, ये अपने आप में एक तरह का एग्जाम्पल है गांधी एंड सेन का, जो ये कहता है कि इट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, इट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके आंसर के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि आपको कैसे अपना आंसर लिखना चाहिए। ऑब्वियसली आप शुरू शुरू में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, समराइज कर दीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब उसके बाद सवाल आता है कि क्या क्या आपको स्टेक होल्डर्स लिखने चाहिए। आप जरा सोचिए यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, एक आपका ब्यूरोक्रेसी, एक आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के वैल्यूज क्या है, ब्रॉडली सेम ही तो है, जनता की सेवा करना। तो यहाँ पे सेपरेटली स्टेक होल्डर्स को लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, लेकिन इसको आप आराम से इग्नोर मार सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सबसे पहले कोट कीजिए, जो कि ये दिखाए कि कैसे पोलिटिसाइजेशन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स कोट कीजिए, कुछ फेमस करप्शन स्कैंडल्स के नाम लिखिए, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स ने भी मंत्रियों के साथ मिलकर के करप्शन किया। उन एग्जाम्पल्स को लिखने के बाद फिर आप लिखिए कि यहाँ पे इस तरह की अगर एक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से क्या क्या एथिकल इश्यूज खड़े होते हैं, या अगर आप चाहें तो एथिकल इश्यूज वाले पार्ट को भी छोड़ सकते हैं और आप सीधा लिख सकते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद फाइनली अपना एक जस्टिफिकेशन प्लस कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में अगर आप चाहते हैं तो कुछ सॉल्यूशंस का मेंशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास कुछ वर्ड लिमिट बाकी हो। अगर नहीं हो तो सिंपल एक दो लाइन में लिख दीजिएगा कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, और अपने आंसर कंक्लूड कर दीजिएगा। कोई हर्ज नहीं है, आपने क्वेश्चन के डिमांड को तब भी पूरा कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फिर हम लोग इसके आंसर लिखना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखते हैं हम लोग, देखिए इंट्रोडक्शन में लिखते हैं हम लोग, द गवर्नमेंट machinery has
two executives at the top are the elected ones who guide policies and take major decisions. But they are for a 5-year term. Below them are the selected ones. वो elected ones है, हम लोग selected ones बनना चाहते हैं. Are the selected ones who actually implement policies, tender non-adversarial advice, and are career bureaucrats, that is permanent. ठीक है, फिर एक लाइन लिखिए आप कि द फॉर्मर हैज टू विन elections but the latter has to work under the former. ठीक है, फॉर्मर का मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लैटर का मतलब आपका ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, उसके बाद आप लिखिए nowadays the mutual respect and non-interference in each other's domain have reduced. Domains have reduced. Full stop. This can have disastrous consequences. This politicization of bureaucracy is against envisaged goals of constitution and can have disastrous consequences. Right? ऐसा क्यों? Because ये जो दो एग्जीक्यूटिव का आइडिया है, ये आया ही इसलिए था ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे. ठीक, द आइडिया ऑफ इट इज सो बिकॉज the idea of permanent and, or you can say the idea of two executives was to create a system of checks and balances, balances and cooperation. इन दोनों को मिलजुल काम करना चाहिए था, एक दूसरे को चेक रखना चाहिए था, लेकिन अगर पॉलिटिसाइजेशन होगा तो फिर चेक बैलेंस नहीं रख पाएंगे. अब देखिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना, फ्रेंड्स, हालांकि मैं तो इससे खिलाफ ही एडवाइस दूंगा, बट फिर भी देखिए, अगर आप में से कोई अगर चाहे लिखना है स्टेक होल्डर्स को, तो सबसे पहले तो आप इंट्रो में से 2 लाइन काट दीजिएगा, नहीं तो आपका इंट्रो फिर और लंबा हो जाएगा अगर आप स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हैं तो.
सबसे पहला स्टेक होल्डर हो गया आपका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, यानी कि मंत्रीगण वगैरह। इनके क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे? इनका है भाई कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, गाइडेंस टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव, fulfillment of election promises, or you can say electoral promises, right? ये इनके एजेंडा पॉइंट्स होते हैं। दूसरा हो गया आपका, आपने यहाँ पे लिखा इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, आप लिखिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। इसके बाद इनको चाहिए ओबीडियंस एंड हायरार्की, obedience and hierarchy towards elected executive। अच्छा, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव में एक और वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, वो है आपका विजनरी लीडरशिप, राइट। ओके, वापस आइए परमानेंट एग्जीक्यूटिव में और क्या होंगे भाई इनके वैल्यूज? इनका हो जाएगा आपका ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी, ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, और लास्ट में आप एक ऐड करिए यहाँ पे नॉन एडवर्सरियल, नॉन एडवर्सरियल एडवाइस, ठीक है। तीसरा मान लीजिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्टेक होल्डर, तो यहाँ पे सोसाइटी को भी आप ऐड कर सकते हैं। सोसाइटी को क्या चाहिए? सबसे पहला तो इसका पब्लिक ट्रस्ट बना रहे, दूसरा सोसाइटी को चाहिए कि इसका डेवलपमेंट होता रहे, तो डेवलपमेंट आउटकम्स, सोसाइटी के पास अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है, उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक। फाइनली सोसाइटी को ये चाहिए कि कोऑपरेशन बना रहे बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव्स, सो कोऑपरेशन बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट हो या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, प्लस फाइनली समाज को चाहिए आपका एथिकल गवर्नेंस। तो ये 3 स्टेक होल्डर आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो शायद आपका वर्ड लिमिट खत्म ना होने लगे, इसीलिए जरूरी ये है कि आप अगर ना ही लिखें तो ठीक है। लेकिन अगर लिख भी रहे हैं फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स है लिखने के लिए, आपको फिर इंट्रो में से 2-3 लाइन कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंट्रो ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। एनीवेज, आइए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे फिर। नेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए कि देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स of politicization of bureaucracy, politicization of bureaucracy कैसे, क्या क्या एग्जांपल आता है आपके माइंड में, फटाफट बताइए। सबसे पहला देख लीजिए आप, कल्यूसिव करप्शन, कहाँ कहाँ देखा आपने? लाइक 2G स्कैम, लाइक आदर्श सोसाइटी स्कैम, लाइक चॉपर गेट का नाम सुना आपने? चॉपर गेट, वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम, एटसेट्रा, ठीक। दूसरा देखिए,
अपना एजेंडा अगर चलाना है तो उसके चक्कर में कई बार सेक्युलरिज्म भी दांव पे चढ़ जाता है। तो कई बार आप देखिएगा कि पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड लेती है पुलिस इवन इन द केस ऑफ राइट्स। आप इसको लिखिए, पॉलिटिकली करेक्ट बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन केस ऑफ कम्युनल राइट्स like 1984, 2002 etc। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू। तीसरा आप देखिए, जब भी कोई पार्टी पावर में होती है तो अपने कुछ खास लोगों को बार बार किसी खास पोजीशन पर रखती है। तो आप लिखिए इसको, प्रेफरेंस टू सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स and aversion to others and aversion to others। अब यहाँ पे लिखिए, शिफ्टिंग और शफलिंग ऑफिसर्स बिटवीन, shifting or shuffling of officers between punishment postings and plum postings। और punishment को आप लोग कॉमा के अंदर कर दीजिएगा। बिटवीन पनिशमेंट और प्लम पोस्टिंग्स। आगे लिखिए, एफिलिएशंस ऑफ bureaucrats and politicians based upon sectarian social identities, or you can say sectarian identities like caste, religion, रीजन एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसी गुटबाजी शुरू हो जाती है, बहुत सारी ऐसी गुटबाजियां भी शुरू हो जाती है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड, जहां पर कि पॉलिटिक्स के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव आता है। इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपने कई बार देखा होगा ब्यूरोक्रेट रिटायर होते ही गवर्नर चूज किया जाता है। सो आप देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट benefits to bureaucrats like extended tenures, appointments to offices like governor, etc. without cooling off period। ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब इन चीजों के होने के कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप अल्टीमेटली देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि भाई आप ये बताइए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या आपका आउटकम होगा बिकॉज ऑफ सच पॉलिटिसाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी जो है उसके वजह से तो मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कैटेगराइज करने का इम्पैक्ट्स को। यहाँ पे कोई खास तरीका नहीं है इम्पैक्ट्स को कैटेगराइज करने का। तो आप लिखिए, द अबव एग्जांपल्स demonstrate increasing politicization of bureaucracy
it can have serious negative impacts. It can have serious negative impacts. अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास भी कोई ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं कैटेगराइज कर सकूँ इन इम्पैक्ट्स को, तो इसमें पॉइंट 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 ही लिखना पड़ेगा। मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है कैटेगराइज करने का, तो आइए पॉइंट पॉइंट ही लिखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा इसका? सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कि ब्यूरोक्रेट्स लूज faith in system, erode या erosion of foundational values, right? erosion of foundational values होने लगेगा एक्सेट्रा। ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ पर्सनल लेवल पे ये चीजें होंगी, जैसे कि आपका लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो गया। अब एक बार अगर इंटीग्रिटी गई तो फिर गई, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एटसेट्रा। सबसे पहले तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा खराब इम्पैक्ट ये होगा कि सिस्टम में पॉलिसी पैरालिसिस भी हो जाएगा, मतलब सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। द स्टेट मशीनरी विल कम टू अ हॉल्ट ड्यू टू पॉलिटिकल स्कोर्स सेटलिंग। एक तो स्कोर सेटल करेंगे लोग आपस में, दूसरा पेटी एफिलिएशंस, ठीक है, अपने कास्ट के, अपने इधर के ग्रुप बन जाएंगे लोगों के वगैरह वगैरह। प्लस उसके अलावा क्या होगा? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड फॉल्स एक्यूजेशंस। पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी एक माइन फील्ड बन जाएगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी में लोग उतर के अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को भी सेटल करेंगे। और क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे बुरा इम्पैक्ट जो है वो तो जनता के ट्रस्ट के ऊपर ही होगा, तो उसको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। और क्या इम्पैक्ट होगा बताइए? और इम्पैक्ट ये होगा कि आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो लॉस ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन between the two executive between the two executives, thus leading to friction, thus leading to friction। आपस में ही टकराव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इन सब चीजों का फायदा किसको मिलेगा आपको पता है? इन सब चीजों का फायदा मिलेगा बिजनेसमैन को। कैसे? देखिए, अनड्यू फेवर्स एक्सटेंडेड टू businessmen who will exploit such tainted relations, who will exploit such tainted relations for personal gains, that is crony capitalism। इसको फायदा मिलेगा बिजनेसमैन को, इसका खूब फायदा उठाएगा वो, राइट। अच्छा, उसके अलावा देखिए और क्या इम्पैक्ट होगा? अगर पोलिटिसाइजेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली जनता का भरोसा ही निकल जाएगा, ठीक है। जनता का भरोसा भी निकलेगा, लेकिन उसके पहले एक और ग्रुप है जिसका भरोसा निकल जाएगा। वो कौन सा ग्रुप है? यंग सिविल सर्वेंट्स, यंग एस्पिरेंट्स का। तो आप क्या इस पे लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ चार्म ऑफ कैरियर इन
civil services for the bright youth, for the bright youth। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्क कल्चर जो है सो बिल्कुल आप लिख सकते हैं इस चीज को, वर्क कल्चर in government will lose good values and acquire opportunism, nepotism and favoritism। ठीक है। फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि कंप्लीट लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, complete loss of public trust and breakdown of social contract model। breakdown of social contract model। एक और पॉइंट है जो मेरे जहन में आ रहा है, उसको भी इंक्लूड करना चाहता हूं कि देयर इज ऑल्सो रिवर्स फेनोमेना कॉल्ड एज reverse phenomena of bureaucratization of politics will also start। will also start, thus making the situation even murkier, thus worsening the situation। एक तरफ पॉलिटिक्स आपके ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेयर कर रहा है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, सारा का सारा सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अल्टीमेटली हु विल सफर द मोस्ट? द पुअर पीपल, द कॉमन पीपल विल सफर द मोस्ट। राइट। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली लिखिए कि अल्टीमेटली it is the common people who will suffer most, who will suffer the most, who will suffer the most, है ना। सोशल जस्टिस will not happen or cannot be ensured in such situation। social justice will not happen in such situation। ठीक है। तो ये आपका बहुत ही खराब सिचुएशन बन के आ जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको इस आंसर को कंक्लूड करना है किसी अच्छे तरीके से, तो इसको ऐसे लिखिए आप। कंक्लूजन में थोड़ा पॉजिटिव एंगल डालिए। आप ये लिखिए कि many steps have been taken to control such malpractices। Additionally, there must be code of ethics for both executives, central civil services board, or you can simply say civil services board for transfers। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर्स के लिए एक बोर्ड होना चाहिए और इस बोर्ड के रिकमेंडेशन पे ही ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं
देखिए पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है उसके लिए जरूरी ये है, एंड मिनिस्टीरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो फिक्स्ड इन ऑफिशियल वर्क्स। Ministerial responsibility fixed in official works. Full stop. There are many civil servants who have successfully thwarted political interference like Shri Ashok Khemka, Shri T.N. Session, Miss Durga Shakti नागपाल एटसेट्रा। ठीक है, बस इसके बाद अपने आंसर कंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अपने आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कमिटीज भी उन्होंने रिकमेंड किया है कि पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्टेप्स लो वगैरह ये सब, तो आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं। सेकंड ARC का भी जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन का आंसर रिगार्डिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए इस क्वेश्चन में लंबाई थोड़ी ज्यादा जाएगी आपके आंसर में जो मैंने लिखा है। इसको आप कैसे शॉर्ट करेंगे? मान लीजिए अगर आप चाहते हैं स्टेक होल्डर्स पार्ट को रखना, तो आपको इंट्रो में से 2-3 लाइनें तो काटनी ही पड़ेंगी। 2-3 लाइन काट दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स अगर आप चाहते हैं तो रखिए। ठीक है, स्टेक होल्डर्स अगर आप रखेंगे तो फिर जो एग्जाम्पल्स हैं इसको भी रखना जरूरी है आपके लिए, और उसके बाद जो स्टेप्स लिए जाने हैं या फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इनको भी रखना पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कैटेगराइज करने का कोई और तरीका है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने भी शायद पहली बार पॉइंट करके आंसर लिखा है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर केस स्टडी नंबर 4 ऑफ CEC 2019। आपकी 80वीं कक्षा थी ये। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। डिफरेंट टाइप केस स्टडी है, यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन देकर नहीं पूछा जा रहा है कि क्या ऑप्शन है आपके पास। आपके सामने एक जनरल ट्रेंड, एक सामाजिक मुद्दे को डिस्क्राइब किया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ से कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस फिनिश आवर केस स्टडी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।